नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका मई मंथ में शेड्यूल्ड है। टाइम कम है, रिवीजन पे आपको मैक्सिमम फोकस करना है। ये वीडियोस आपके लिए उसी क्रम में बहुत ही हेल्पफुल हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा एग्जाम तक। हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, इसमें से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से गुर्दे में यानी कि किडनी में बनता है। ठीक, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम जो सनलाइट होती है उससे हमें प्राप्त होता है विटामिन डी, एज वेल एज हम जो सप्लीमेंट्स के रूप में विटामिन डी अपने बॉडी में कैलोरी इनटेक करते हैं तो उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारी किडनीज करती हैं। ठीक है, जो कि हमारे विटामिन डी जो एक्टिवेटेड फॉर्म के रूप में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई थी, तो ध्यान रखेंगे। इसमें किडनी का संबंध है विटामिन डी से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स स्थित हैं। ठीक है, भीमबेटका केव्स काफ़ी पॉपुलर हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, है ना, इसमें स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विंध्य रेंज जो है उसका पार्ट है ये। ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होता है। अगर ये लिखा हो नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, और वाटर वेपर, ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में होते हैं। इन सबको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें लगातार आपसे पूछी जाती हैं। इसमें से किस देश में श्रीपाद पर्वत स्थित है। ठीक है, श्रीपद माउंटेन्स जो है वन ऑफ द हाईएस्ट एलिवेशन वाले माउंटेन्स हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली व अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर पाकिस्तान थी, है ना, पार्टीशन की, उसी के बैकड्रॉप में यहाँ पे नोआखली जो कि अब इसमें है बांग्लादेश में, है ना, वहाँ पे काफ़ी कम्युनल राइट्स हुए थे जिसमें दंगे में काफ़ी लोगों की जानें गई। तो ऐसी स्थिति में जो है नॉन वायलेंस और इन सब चीज़ों को एडवोकेट करने के लिए और लोगों में इस चीज़ों का जो एक दूसरे के प्रति एंगर था उन चीज़ों को रोकने की दिशा में अक्टूबर और ये नवंबर के मंथ्स में 1946 में गांधी जी ने यहाँ पे दौरा किया था। नेक्स्ट है, सुवर्ण रेखा नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सुवर्ण रेखा रिवर आप देखेंगे इधर ईस्टर्न हमारे जो स्टेट्स हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इनमें फ्लो होती है। तो यहाँ पे हमें झारखंड मिल रहा है, इसको चुनेंगे। आगे है, अपेंडिक्स एक हमारा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, पूछ रहे हैं कि किस संरचना से जुड़ा होता है। तो एक बार हमारे जो ये इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज है इसको देखेंगे आप, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, उससे अटैच होता है अपेंडिक्स। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में या फिर किसी भी कंट्री में अगर हम एग्जांपल लें तो पब्लिक ओपिनियन लेने का एक अभिकरण यानी कि एजेंसी कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रेस सबसे सामान्य एक मीडियम है पब्लिक ओपिनियन लेने का। किसी भी आम आदमी का इंटरव्यू आप लेंगे तो ओपिनियन लेने का काम ही तो प्रेस कर रही है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा एक एजेंसी हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना, ये भी अपना जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है वो उनका ओपिनियन ही तो है, मतलब जो वो चाहते हैं उस हिसाब से अपनी वोटिंग कर रहे हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो, यहाँ पे भी जो प्रसारण हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आइडियाज़ जो एक्सचेंज होते हैं आम आदमी से, है ना, दैट इज़ ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। बट जुडिशरी नहीं है। ठीक है, जुडिशरी तो सिर्फ एक जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या लॉ को इंटरप्रेट करना, है ना, सही गलत की जाँच करना, उसकी एक एजेंसी है। इसमें देखें, संसद यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, संसदात्मक सरकार, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मुख्य रूप से दो होती हैं, जो कि जैसे प्रेसिडेंट फॉर्म कहाँ पे परफॉर्म होती है, यूएसए में। ठीक है, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, टाइटुलर हेड होता है यानी नॉमिनल प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया में भी है, क्योंकि मुख्य रूप से जो एक्टिव कौन होते हैं, प्रधानमंत्री,
ये ठीक है। फिक्स टेन्योर और ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये नहीं होता है, ठीक है। कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, सरकार अगर वोट पास नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई 5 साल जो एक टर्म होता है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, फिक्स नहीं है वो, कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, अगर कॉन्फिडेंस को नहीं जीत पाए तो सरकार गिर जाएगी, है ना। बाकी ये 2 विकल्प भी ठीक हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है, किस कंडीशन पे, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। माफ कीजिएगा, डीपीएसपी अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 51, वहाँ पे इंटरनेशनल रेफरेंसेस में कुछ लॉज को जो है इस तरीके से करने की जो वर्डिंग्स हैं इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। उसी क्रम में अगर अंतर्राष्ट्रीय किसी ट्रीटी को इफेक्ट देने के लिए अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य के लिए, है ना, या कुछ अन्य राज्यों के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा करने में उन्हें किसी भी स्टेट से कोई भी कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि किस धातु में सबसे अधिक विद्युत और तापीय चालकता है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा ये कौन सा होता है, सिल्वर, चांदी। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। 9th शेड्यूल ऐड की गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1951 में। यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज की लिस्ट है, यूनियन एज वेल एज स्टेट्स, जो कि 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें से देखिए कौन सा किला राजस्थान में स्थित है, ठीक है। जो पुराने किले हैं काफ़ी फेमस, उनके बारे में लगातार आपसे पूछा जाता है। इसमें मेहरानगढ़ किला जो है ये जोधपुर में है, ये राजस्थान में, ये करेक्ट हो जाएगा। बीदर का किला जो है ये आपका कर्नाटका में स्थित है, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश में है, और सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र में। यहाँ पे आपसे कहा गया है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और जो भी समितियां हैं उनकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को समय समय पर कानून के द्वारा किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो भी पावर्स हैं, प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है ना, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो दोनों हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, या फिर मेंबर्स हैं, या फिर कोई कमेटी है इन दोनों हाउसेस की, ठीक है, उसको बाय लॉ डिफाइन किया जाता है। अगर उसमें कुछ चेंज होते हैं तो इसके लिए ऑथराइज है पार्लियामेंट इटसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट है गुरु डोंगमार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। वन ऑफ देखेंगे हाईएस्ट लेक्स है एलिवेशन वाइज, लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पे अल्टीट्यूड है इसका, जो कि स्थित है इसमें सिक्किम में, ठीक है। और एक सेक्रेड लेक मानी जाती है बुद्धिस्ट, है ना, और हिंदूज के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने सांची में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी, ठीक है। जॉन मार्शल की बात करें तो 1902 में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी इनको अपॉइंट किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लेटर ऑन इन्होंने 1919 में, है ना, सांची में, अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जो सांची म्यूजियम है वही है ना, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में इसकी स्थापना इन्होंने की थी वर्ष 1919 में। इसमें से देखिए साइंस यानी कि जूलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो स्टडी से रिलेटेड है, किसकी, एम्फीबियन और रेप्टाइल, उभयचर और सरीसृप जितने भी जीव होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित जो हमारी ब्रांच है साइंस की उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। इसमें देखिए नोबेल ऑयल जो है निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम है, TNG, है ना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली देखिए TNG जो है प्रिपेयर किया जाता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इनटू ग्लिसरीन, ठीक। तो ये बना TNG। फिर TNG को फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, और डायनामाइट को बनाने वाले कौन हैं, अल्फ्रेड नोबेल को आप जानते होंगे। तो यहाँ से नोबेल्स ऑयल के रूप में इसीलिए TNG को जाना जाता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर से एक्सप्रेस करते हैं हम ये अच्छी क्वालिटी पेट्रोल की, और सीटेन नंबर होता है उससे डीजल की जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं लगातार। नेक्स्ट है अतला तड्डे, एक प्रकार का फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया जाता है ना। तो लोकल लेवल पे, है ना, एक फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का ही।
महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शन किस वर्ष में किया था? पब्लिक अपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है। 1916 में जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रेशन था, ठीक है, फाउंडेशन किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। उसी अवसर पर ये जो उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी जो है पहली बार वहाँ पे एक पब्लिक जो कह लीजिए अपीयरेंस के रूप में यहाँ पे शामिल हुए। तो विकल्प हम बी को चुनेंगे 1916 में। आगे देखिए, गंगा नदी बनाने के लिए दो पवित्र नदियों जो कि अलकनंदा और भागीरथी है, ठीक है, इसका संगम को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड में देवप्रयाग में जो है इन दोनों नदियों का मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी, और यहाँ से जो स्ट्रीम बनती है दैट इज नोन एज गंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो कुल जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें अलग अलग विषय दिए हुए हैं। 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, किस राज्य में, जैसे अभी हमने शायद पिछले वीडियोस में देखा था हरियाणा के लिए कितनी सीट्स हैं? 5। तो अब 5 हैं, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किस राज्य को कितनी सीट एलोकेट होगी उसका प्रोविजन जो है यहाँ पे 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। इसमें देखें, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि ब्रिटिश रूल के दौरान देखेंगे कौन सा हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास बन गया? ठीक है, होता क्या था, गर्मियों के मौसम में जब मेन लैंड पे गर्मियों का मौसम ज़्यादा होता था तो ऐसी स्थिति में जो हिल स्टेशन थे वहाँ पे अपने जो ऑफिशियल कह लीजिए ऑफिसेस थे, है ना, कुछ समय के लिए उसको मूव किया जाता था। तो सबसे पहले देखेंगे 1864 में जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है शिफ्ट किया गया शिमला में, ठीक है, ऑफिस को। तो उसी के दौरान देखेंगे तो शिमला ही ऑफिशियल रेजिडेंस होता था ये जो हमारा उस समय का ये कमांडर इन चीफ है इंडियन आर्मी का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा करिए, ये चीज़ें मेंस के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह आपको लिखने होते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है? तो हुआ क्या था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो पास किया ब्रिटिश का ये पार्लियामेंट ने, उसके माध्यम से इंडिया को जो फ्रीडम है ग्रांट की गई। और होता क्या था कि उस समय तक 35 का जो एक्ट था उससे गवर्नेंस होता था। तो इन दोनों एक्ट को जो उसके प्रोविज़न थे उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 395 जो है उसमें प्रावधान दिया गया कि इन दोनों का अब हमारे जो इंडिया का पूरा टेरिटोरियल रीजन है उस पर कोई भी कह लीजिए शासन नहीं है या ये यहाँ पे एक्ट मान्य नहीं होंगे। इसमें देखिए, किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज की गई थी? तो विक्रमशिला के रिमेन्स कहाँ पे हैं? बिहार में, ठीक है। बिहार में देखेंगे भागलपुर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर का एक लोकेशन है ये साइट, वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिमेन्स मिले हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? देखेंगे 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो ये पाल किंग थे धर्मपाल, ठीक है, उस दौरान इसका निर्माण हुआ था। आगे है, जब एक सफ़ेद प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक फिजिक्स में प्रैक्टिकल शायद आपने देखा हो, वाइट प्रिज्म होता है, इस पे वाइट लाइट की रेगा डालेंगे तो ये 7 अलग अलग जो हमारे इंद्रधनुष के कलर होते हैं विबग्योर, इसमें डिवाइड होती है। और ये हमारा जो प्रकाश की घटना होती है यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसके कारण होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, विटामिन B12 के बारे में कौन सा कथन गलत है? विटामिन B12 कोबालमिन, तो इसमें गलत है बी विकल्प। इसकी अधिकता से घातक एनीमिया और तंत्रिका संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अधिकता से नहीं, कमी से हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। आगे देखिए, नाट्य शास्त्र जो कि एक संस्कृत हिंदू पाठ है और प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है। देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी और सबसे अर्लीस्ट हमारे पास जो सोर्सेज मिलते हैं, है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, वो इसी बुक में मिलते हैं। तो इसी में है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं उसके कई इशारों को इसमें जो है बताया गया है। इस पुस्तक में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। और इसी पुस्तक के अनुसार जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे तांडव, रस, भाव, लास्य, ये सब चीज़ें लिखी हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस जो डांसेस होते हैं उसमें उस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो भरतनाट्यम जो वर्तमान में आप इंडिया में क्लासिकल डांसेस की लिस्ट पढ़ते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद केरला, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम किस प्रकार का डांस है? वो लास्य नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा।
देखिए इस ऑरोरा बोरोलिस की जो घटना होती है ज्योग्राफी में, इसको डिटेल में पढ़िएगा। एक कलरफुल फिनोमिना होता है, हमारे जो पोलर रीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए बेसिकली पूछा ही जा रहा है कि ऑरोरा बोरोलिस के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हम ऐसे देखते हैं। तो आयनोस्फेयर की जो ये हमारी लेयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर विंड प्रिवेल कर रही है, ठीक है, वो कोलाइड होती है किससे, हमारे जो नीचे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स हैं, उससे जब इनका कोलिजन होता है, ऐसी स्थिति में जो एनर्जी रिलीज होती है इस आयनोस्फीयर लेयर से, वो उसके कारण से जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे ऑरोरा बोरोलिस का एक घटना होती है, जिसको आप एक हैलो की घटना कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे अभी रिसेंटली जो है भारत में सूर्य के चारों तरफ एक हैलो की घटना देखी गई, इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयनोस्फीयर इसमें हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में इतना बस बता पाना ही संभव है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट्स कुछ होती हैं, ज़्यादा डिटेल में बता पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और थोड़ा डिटेल में प्लीज अपने लेवल से पढ़ लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी यानी कि ठोस वसा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ठोस वसा घी से संबंधित अर्थ जो है वो जो डालडा घी होता है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजनेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से सॉलिड फैट यानी कि डालडा घी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ध्यान रखेंगे। आगे देखें, एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। एक जो फूड चेन का एग्जांपल आप देखते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत, जिसमें जैसे ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, स्नेक, ऐसे आप पूरा चेन पढ़ते हैं ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है, बैक्टीरिया और फंगाई, तो इनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं ना, ऑप्शन ए। इसमें से पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमारे स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, तो ऑक्सीजन कैरी आउट करने का काम किसका है, आरबीसीज का। आगे है न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए, इसको 1868 में ये फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था। ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे एक। आगे है ईट राइट अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो 2018 में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी प्लेयर जो थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है, और 2012 से ये जो है मनाया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो हमारा सबसे अर्लीस्ट वेद है, सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद है 4 वेदों में से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से। इसमें सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इंद्र को माना गया है। इसमें देखिए कौन सी भौतिक राशि जो है मौलिक भौतिक राशि है इसमें से, ऑप्शंस में से। देखिए फिजिक्स में आपको शायद पहले मैंने बताया था, नहीं दोबारा बता देते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में 7 क्वांटिटीज़ को जाना जाता है। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है हमारी। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखिए, रिवीजन करते चलिए, मैक्सिमम आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है, ठीक है। और हम इसको कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।